जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग दो थ्योरम लेने वाले हैं। पहला थ्योरम इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, इसके दो रूप है। और जो सेकंड थ्योरम लेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, खास है। देखिए, रायमन इंटीग्रेशन ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस का। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, स्टार्टिंग से लेके बेसिक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं कि अपर सम क्या होता है, लोअर सम क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, फंक्शन बाउंडेड कब होता है, ये सारे बेसिक मैंने बताया है। डिफाइनेट इंटीग्रल क्या होता है, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल यानी फंक्शन, रायमन इंटीग्रल कब होता है, बहुत सारे थ्योरम हम लोगों ने लिए हैं। अभी इसके बाद वीडियोस में हम लोग एग्जांपल्स की ओर चलेंगे। अभी तक जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो थ्योरम्स थे, जो भी आइडियाज़ हम लोगों को लेना था, कोरोलरीज जो हम लोगों को लेने चाहिए थे, थ्योरम्स हम लोगों को लेने चाहिए थे, रायमन इंटीग्रेशन के हम लोगों को जो कंसेप्ट की ज़रूरत थी हमने सारे ले चुके हैं। अभी वैसे तो बहुत सारे इसमें थ्योरम्स है, बहुत सारे इंटीग्रेशन के ऊपर थ्योरम्स दिए गए हैं, लेकिन जो खास यानी कि इस चैप्टर को समझने के लिए जितने भी जो बेसिक और थ्योरम जितने भी होते हैं, ये मैंने 10-15 वीडियोस जो भी बना रहा हूँ मैं, इसमें सारे के सारे कवर किए गए हैं। तो आज के लेक्चर में जिस थ्योरम के बारे में बात करूंगा, दो थ्योरम हम लोग लेंगे जो अपने आप में हर एक एग्जाम में खास होते हैं, आते हैं। देखिए, कुछ गिने चुने 20-25 ही थ्योरम और एग्जाम्पल्स है रायमन इंटीग्रेशन के ऊपर, जिसे करना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं एग्जाम्पल्स को, इन्हीं गिने चुने थ्योरम्स को, इंपॉर्टेंट आईएमपीएस क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इन्हीं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को, एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट में। इसके बाद थ्योरम्स खत्म होने के बाद हम लोग एग्जाम्पल्स लेना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए इस थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। पहला थ्योरम जो आप, यानी कि इसमें थ्योरम एक ही है लेकिन दोनों का रूप एक जैसा ही है। अगर ये आ गया तो ये हमारा आ जाएगा। बॉडी वही है, स्टेटमेंट वही रहेगा। इफ फंक्शन एफ इज बाउंडेड, फंक्शन कोई तो भी एक फंक्शन है, बाउंडेड है, इंटरवल क्लोज इंटरवल दिया है, तो ऑब्वियसली बाउंडेड ही रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। एंड इंटीग्रेबल है, चलो ठीक है, फंक्शन इंटीग्रेबल है यानी रायमन इंटीग्रेशन है, यानी उसमें अपर लोअर इंटीग्रल इक्वल है, यानी कि अपर लोअर इंटीग्रल इक्वल होने का मतलब है रायमन इंटीग्रल की डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रही है, इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इंटीग्रेबल है। चलो ठीक है, हमको बताना है एम बी माइनस है लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस है। और स्मॉल एम कैपिटल एम क्या है? इन्फीमम एंड सुप्रीमम है। किसके? कि ए बी इंटरवल के। ठीक है, यानी कि अगर एक इंटरवल है, जो भी फंक्शन हम लोग लेंगे किसी भी फंक्शन का, ठीक है, ए और ये बी, तो ये बी है, तो ये आपको इस फंक्शन के लिए ये ए पॉइंट आपको स्मॉल एम वैल्यू देगा यानी इन्फिमम वैल्यू देगा, और ये वाला पॉइंट आपको, ये वाला पॉइंट यानी ये फंक्शन का, ये आपको कैपिटल एम यानी कि सुप्रीमम वैल्यू देगा, इन्फिमम और सुप्रीमम। तो स्टार्ट करते हैं। आसान से प्रश्न है, आसान से थ्योरम है, ठीक है, हालांकि खास बहुत है। 5 नंबर 6 नंबर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, हर यूनिवर्सिटी में यह पूछे जाते हैं। खास तौर पर नागपुर यूनिवर्सिटी में तो बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर मैं जो भी गिवन मेरे पास है फंक्शन है, गिवन फंक्शन एफ इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इंटीग्रेबल इन द इंटरवल ए बी, तो फॉर एवरी पार्टीशन हम लोगों ने देखा है, प्रूफ किया है बहुत सारी चीज़ें। तो फॉर हम लोग लिखेंगे एवरी पार्टीशन, हर एक पार्टीशन के लिए, फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ ए बी वी हैव, क्या है हमारे पास? एम बी माइनस ए से हमने सॉल्व किया है प्रीवियस लेक्चर में। एम बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। ये हमने देखा है, इसी के आधार पे हम लोग लेकर आएंगे। इसके बाद हमें इन्फीमा अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी डेफिनेशन भी पता है। सो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि अगर हम माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को देखें तो यह लोअर इंटीग्रल है। तो लोअर इंटीग्रल यानी लोअर, हमारे पास लोअर सम से निकलता है, लेकिन लोअर सम में जब हम सुप्रीमम लगाते हैं, यानी कि लोअर सम या सुप्रीमम वैल्यू को हम लोग लोअर इंटीग्रल कहते हैं। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
और ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ भी किया है। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख सकता हूँ कि क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, LPF is less than equal to minus a to b f of x dx is less than equal to a to minus b, यानी अपर इंटीग्रल f of x dx is less than equal to UPF। ये मुझे स्टेटमेंट, जैसे मुझे इस पार्टीशन P के लिए मैंने ये प्रूफ लिया है, यह भी तो मैंने एक प्रूफ लिया हुआ है ऑलरेडी, मुझे पता है, तो ये दोनों फॉर्मूले पता है, तो डायरेक्ट ही मैं LPF और UPF यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके भी इसे निकाल सकता हूँ 1 2 3 स्टेप में। लेकिन अर्थ नहीं रहेगा अगर 5 नंबर 6 नंबर के लिए एग्जाम्पल आ रहा है तो हम ये 2 ही स्टेप से इसे सॉल्व करके फेंक सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें LPF MB माइनस ए लेस देन इक्वल टू LPF, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऐसा ही आएगा, MB माइनस ए इज लेस देन LPF एंड LP यानी लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू माइनस a to b f of x dx is less than equal to a2 minus b f of x dx is less than equal to UPF अपर सम। ठीक है, एंड अपर सम इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है MB माइनस ए, कैपिटल MB माइनस ए। तो यह लाइन हमारी आने वाली है, डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, देयरफॉर नीचे की लाइन में ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो भी हमारा प्रूफ। लेकिन क्योंकि अगर यह 1.5 नंबर के लिए 1 नंबर के लिए आता है तो शायद हम लिख भी दे, फिर भी हमें पूरा जिस तरीके से बुक में प्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से लिखना है। 5-6 नंबर के लिए अगर आता है तो इसे तो पूरा बाय डेफिनेशन दे देना। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लोअर इंटीग्रेशन LPF इज लेस देन इक्वल टू ए इंटीग्रेशन, बस यही चीज़ यहाँ पर आ गई है, बाय डेफिनेशन हम लोगों ने लिख लिया है। एंड सेकंड डेफिनेशन क्या होती है अपर इंटीग्रल की, अपर इंटीग्रल की होती है a2 माइनस b f of x dx इज इक्वल टू, यह इन्फीमम होता है अपर सम्स का। तो ये हमारी बाय डेफिनेशन लिखी है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो दिया है हम इसे ही लिख लेते हैं, a2 माइनस b f of x dx क्या होता है, लेस देन इक्वल टू अपर सम होता है। तो यह 2 स्टेटमेंट हमारे पास है, यह एक स्टेटमेंट मेरे पास है, ये स्टेटमेंट नंबर A, इट इज़ स्टेटमेंट नंबर B, इट इज स्टेटमेंट नंबर C। 3 स्टेटमेंट है हमारे पास। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो ये भी प्रूफ है, वी नो दैट हमने यह प्रूफ किया है। जैसे हमें पता है लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू अपर सम होता है, तो लोअर इंटीग्रल भी लेस देन इक्वल टू, लोअर इंटीग्रल भी लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल होता है, यह हमें पता है। और ये दोनों ये 2 लाइन ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यह है अपर सम के लिए और ये लोअर सम के लिए। तो यह जो लाइन हम लोगों ने ऑलरेडी एज अ थ्योरम, एज अ एग्जाम्पल उसे प्रूफ किया हुआ है, और इसे मैं D दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम जो B, C और D में देख रहे हैं, B, C और D, ये तीनों का मीनिंग इस एक ही लाइन में है। तो डायरेक्ट इसका उपयोग करके हम ये लिख देंगे और नेक्स्ट ये लिख देंगे तो भी हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन किंतु हमें लिखना इस तरीके से है, पूरा लिखना है ताकि पूरे मार्क्स हमें मिले। तो चलिए हम उपयोग करेंगे ABCD का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये तो एक ठीक है एक्स्ट्रा अपने पास है पॉइंट, ये अपन ने प्रूफ किया हुआ है, इसको हम लोग ध्यान में रखते। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो ये कैसे आया, फ्रॉम A B C एंड D, ABCD से V गेट क्या मिलेगा हमको, ये वाली लाइन, ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। MB माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू अपर सम लेस देन इक्वल टू MB माइनस ए, ये स्टेटमेंट मिल जाएगा हमें इस स्टेटमेंट से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिल गई। दूसरी बात, मैंने इसको भी एज्यूम किया, ये वाला ये वाली वैल्यू, ठीक है, और फिर मैंने इन्फीमम लिया, ये वाली वैल्यू ली, एंड लास्ट में इसे भी लिया, ये चीज़ को कंसिडर किया। अगर आप 1, 2, 3 और 4 इक्वेशन को कंबाइन करके लिखेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसके बाद हमें एक ही लाइन लिखना है कि ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, देयरफॉर MB माइनस ए
is directly less than equal to minus a to b f of x dx is less than equal to a to minus b f of x dx is less than equal to कैपिटल m b माइनस a। ये हमारे पास प्रूफ आ चुका है। अब यदि हम सेकंड वाला देखें, इस तरीके से बच्चों आसान है, आसान तरीके से करो। सेकंड वाला देखें जिसमें एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए टू बी दिया है, यहाँ पे लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल साथ में आ रहे थे। अब क्योंकि फंक्शन जो है कैसा है, फंक्शन इंटीग्रेबल है। अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो मुझे पता है कि रायमन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है, माइनस ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू ए टू माइनस बी एफ डी एक्स होता है। यानी कि जब अपर और लोअर इंटीग्रल सेम हो जाते हैं, वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो अभी हम लोग रायमन इंटीग्रल यानी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स यह एग्जिस्ट हो जाता है। रायमन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के अनुसार ये तीनों इक्वल होते हैं, वैल्यू होती है। रायमन अपर और लोअर इंटीग्रल का इक्वल होना ही हमारे पास ये इंटीग्रेशन का आना है, इसे ही हम लोग रायमन इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इक्वल होता है। तो ये सेकंड वाले में देखेंगे आप, तो ये हम लोग लिखेंगे स्टार्टिंग। फिर से अगर मुझे इसको अलग से पूछा गया पेपर में तो वही एफ फंक्शन बाउंडेड रहेगा, इंटीग्रेबल रहेगा किसी पार्टीशन के लिए। मेरे पास ये वाला इक्वेशन है एम बी माइनस ए। फिर बाद में हम लोग अल्सो वी नो दैट ये लिख सकते हैं, या फिर ये पूरे डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी उपयोग कर सकते हैं बीच में, इसके बाद इसका उपयोग करेंगे और अल्सो बाय डेफिनेशन यहाँ तक भी हम पूरा का पूरा लिख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ तक आएंगे, लेकिन अब हम लोग जैसे मैं यहाँ तक आया था अभी मैं डायरेक्ट आऊँगा। कैसे, देखिए समझिए, इसे मैं मिटा देता हूँ, सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब क्या आएगा, क्योंकि बच्चों इंटीग्रेशन में लोअर और अपर इंटीग्रल यहाँ पे क्योंकि ये इंटीग्रेबल है, क्वेश्चन में दिया है रायमन इंटीग्रेशन है, यह फंक्शन इंटीग्रेबल है तो इक्वल होगा। देयरफॉर मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, इसी स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को अगर मैं देखना चाहूँ, या फिर फ्रॉम ए बी सी डी यहाँ से, तो बाय रायमन इंटीग्रेशन सी को थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो ए टू माइनस बी जो है, यह जो अपर इंटीग्रल है इसे मैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू अपर, इस तरीके से लिखूंगा। या फिर हम इसे अपर, पहले अगर ये अपर से छोटा है तो अपर इससे बड़ा है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अगर बच्चों अगर आपको ऐसा बुक में दिया गया है तो एक ही बात है, ठीक है। अगर यू पी एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे मतलब यह इससे छोटा है, मतलब यह इससे बड़ा है, यही मीनिंग है, कोई अलग मीनिंग नहीं है, ठीक है। माइनस बी, इसके जगह मैं इस इंटीग्रेशन का उपयोग कर लेता हूँ, तो अपर सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये माइनस हट गया, माइनस हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि इक्वल है, क्योंकि फंक्शन इंटीग्रेबल है। फंक्शन कैसा है, इंटीग्रेबल है, ठीक है ना। अब यहाँ से b में से भी हम लोग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये माइनस साइन यानी लोअर का हट गया, इंटीग्रेबल है, इक्वल है यानी ए टू बी लिखेंगे। अब मैं इसे b नाम का नाम दे देता हूँ और अब मैं इसे c नाम दे देता हूँ। तो फ्रॉम ए बी सी डी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ए बी सी अगर मैं इस तरीके से लिखूँ और अगर डी लिख भी दिया तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सभी का मीनिंग एक जैसा है। अगर आप लिख भी दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो पहले का प्रूफ आया था उसके बाद भी आप डायरेक्ट ये लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या ऐसा करके लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब जो इसका प्रूफ आया था इसके बाद देयरफॉर करके यह लाइन लिख देंगे तो भी एज इट इज़ प्रूफ कंप्लीट हो गया, या फिर अलग से यह पूछा गया तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो भी आपका आंसर आना है। तो फ्रॉम हम कह सकते हैं ए बी एंड सी वी गेट, हमें मिल रहा है, क्या मिलता है हमें, ए बी सी में देखेंगे तो एम बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अपर सम इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। देयरफॉर हम यहाँ पे कह पा रहे हैं
एम बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। और भी बहुत तरीके से अपर यानी कि अपर सम की डेफिनेशन लगा देंगे। अगर आप इसको सॉल्व किया है, हम लोगों ने अपर सम की डेफिनेशन को सॉल्व किया है, तो ये मिला है हमें। तो एज इट इज़ आप इस एक ही प्रश्न को बहुत तरीके से अपने तरीके से लिखकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है, अगर आप इसकी डेफिनेशन को सॉल्व करेंगे तो अपर सम यानी कि अपर वैल्यू, अपर बाउंड यानी सुप्रीमम वैल्यू कैपिटल एम है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कैपिटल एम। तो अपर की जो डेफिनेशन है, अगर आप देखें यहाँ पे अपर की डेफिनेशन के अनुसार क्या मिलता है, समेशन कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। लेकिन का हमें पास ए बी इंटरवल के लिए कैपिटल एम है सिर्फ, ठीक है, हमने कोई आयत इंटरवल नहीं लिया है, तो ये डेल एक्स हो जाएगा। और डेल एक्स की वैल्यू कितना, एम बार आ जाएगा, समेशन डेल एक्स। तो डेल एम और डेल एक्स की वैल्यू यानी लेंथ की वैल्यू क्या आएगी इस इंटरवल के लिए, ए बी के लिए बी माइनस ए, तो एम बी माइनस है। बाय डेफिनेशन भी आप चलेंगे और इंटीग्रेशन लगाएंगे, समीशन लगाएंगे, तो भी हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये दो यानी कि एक ही थ्योरम है अपने आप में, या एक ही थ्योरम के दो पार्ट है, आप ऐसा कह सकते हैं। बुक में दोनों में से कोई एक छपा हुआ दे सकता है या दोनों मिल सकते हैं आपको। इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न मैं लेने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि अगर फंक्शन कांस्टेंट है किसी भी इंटरवल में, तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम और या फिर रायमन इंटीग्रल आता है या नहीं आता है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 नंबर के लिए प्रश्न पत्र में आता है, पेपर में आता है। तो यदि आप इसे लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 शुरू करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि खास से स्टार बना गया है, IMP लिखा गया है। एग्जाम्पल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, प्रूफ करना है, शो करना है हमें, जो भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि कांस्टेंट है, के वैल्यू हो सकती है 1, 2, 20, 50, 5, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, फंक्शन है जो कि कांस्टेंट है, चलो ठीक है, इज इंटीग्रेबल, यह इंटीग्रेबल है ऑन एनी इंटरवल, चाहे फिर इंटरवल कोई भी हो। इसका एक मैं उदाहरण लेता हूँ। कक्षा 12वीं में और बचपन में भी आप लोगों ने अगर कैलकुलस पढ़ा है और अच्छे से ध्यान दिया है, तो देखो अगर आप a टू b ले लेंगे और फंक्शन f ऑफ एक्स डी एक्स लिया है, लेकिन अगर आप a टू b ले लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू, आप कोई भी फंक्शन यानी कॉन्स्टेंट है, अगर मान के चलो 5 रख लेते हैं 5 dx, फंक्शन का मतलब है y का मतलब है f ऑफ एक्स, और f ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे 5 मैंने लिया है, कॉन्स्टेंट वैल्यू ली है 5, ठीक है। अगर मैं इससे 5 को बाहर निकालूं तो ये क्या मिलेगा, 5 इंटीग्रेशन a टू b dx, यानी 5 ये हो जाएगा x अपर a टू b अपर लिमिट माइनस लोअर, तो ये b माइनस है, 5b माइनस है। तो यहाँ पे 5 के जगह क्या लिया गया है, k लिया गया है। अगर आप यहाँ पे k पुट कर देंगे k, तो यहाँ पे k b माइनस a आएगा। बस यही यहाँ पे प्रूफ है। परंतु इसे मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट करना है, तो बाय डेफिनेशन से जाना पड़ेगा, रायमन इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है किस तरीके से होता है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी तो कांस्टेंट ही भगता है। ये आपका x है, ये आपका y मतलब यह फंक्शन है f ऑफ एक्स, 0, अगर कोई k है या 5 है, ये आपका 5 है, ये वैल्यू आपकी 5 है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू है, मान के चलो कांस्टेंट वैल्यू है 5। तो अगर y इक्वल टू आप 5 बोलेंगे तो y इक्वल टू 5 वाली लाइन तो यह है, y इक्वल टू 5 यानी फंक्शन की लाइन। इसमें अगर आप इंटरवल ले भी, फॉर एग्जांपल मान के चलो यह आपका a है, यह आपका b है, इस इंटरवल पे अगर आप x के जगह a डालेंगे तो f ऑफ a पर b, a पर इस a पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू आपको 5 ही मिलेगी, और b डालेंगे तो इस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b 5 ही मिलेगी, यानी कांस्टेंट k मिलेगा। k को ध्यान में रखें, k के जगह मैंने 5 लिया है। समझ में आ रहा है, ये पढ़ाने का थोड़ा आपको समझाने का एक तरीका है, उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ मैं।
तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू 5 मिलेंगी। तो इस ए और बी के बीच में, इस पार्टीशन के बीच में अगर आप बहुत सारे, इसे हम लोग एक्स नॉट कहते हैं, इसे हम एक्स एन कहते हैं, इस पार्टीशन में बीच में कहीं तो कि अगर आप एक्स आई -1 और एक्स आई इस आई एच इंटरवल में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, और इस पे भी वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। तो ए पर यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू भी 5 है, मैक्सिमम वैल्यू यानी इन्फिमम भी 5 है, और मैक्सिमम भी 5 है। हर एक पॉइंट के हर एक सब इंटरवल के लिए भी वही लागू होगा, मिनिमम भी 5 है, इन्फिमम भी 5 है, सुप्रीमम यानी मैक्सिमम भी 5 है। तो यहाँ पे क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट फंक्शन में आप इस x की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो कांस्टेंट यानी एज इट इज ही रहेगा। इस चीज को आप समझ रहे हैं। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन लूँ तो यह इंटीग्रेबल है, ऑलरेडी ये इंटीग्रेबल होते हैं ऐसे फंक्शन कांस्टेंट, ठीक है। सॉल्यूशन में लेट आपने को गिवन दैट क्या दिया है, फंक्शन अपन को कांस्टेंट दिया गया, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम किसी पार्टीशन की बात करें, लेट P बी द पार्टीशन, P बी द पार्टीशन ऑफ ए बी का पार्टीशन ले लेते हैं, तो P का पार्टीशन क्या बन जाएगा, A, जिसे हम लोग x नॉट कहते हैं, से हम लोग चले जाएंगे कॉमा कॉमा करते हुए एक्स आई -1 कॉमा एक्स आई अप टू एक्स एन इक्वल टू बी। इस तरीके से हमने एक पार्टीशन ले लिया, ये हमारा A और B के बीच में हम लोगों ने इसको पार्टीशन दे दिया है। यदि हम लोग देखें स्मॉल एम आई इस आयत सब इंटरवल में, स्मॉल एम आई यानी क्या होता है, इन्फिमम। किसका इन्फिमम, किसका इन्फिमम होता है, फंक्शन का, सच दैट x की वैल्यू कहाँ पर है, एक्स आई -1 कॉमा एक्स आई इस आयत इंटरवल पर है। तो इस आयत इंटरवल पर भी अगर आप देखेंगे तो फंक्शन तो कांस्टेंट ही मिल रहा है, तो इन्फिमम फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट ही आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप कैपिटल एम आई की बात करेंगे, कैपिटल एम आई का मतलब होता है सुप्रीमम, किसका, फंक्शन का। कहाँ पर, x बिलोंग कहाँ पर कर रहा है, इस आयत इंटरवल पे कर रहा है, इस आयत इंटरवल पे फंक्शन की, इस इंटरवल पे फंक्शन की बड़ी यानी सुप्रीमम वैल्यू क्या है, अगेन वहाँ पे भी 5 यानी कांस्टेंट ही आ रही है, यहाँ पे k दिया है कांस्टेंट, तो k वैल्यू ही आ रही है। ये एग्जांपल हमारा चल रहा है फंक्शन की वैल्यू, स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई हमारे पास आ गया है, ठीक है। ऑल्सो बाय डेफिनेशन हमें पता है LPF की वैल्यू क्या होती है, LPF की वैल्यू क्या होती है, या फिर हम अपर इंटीग्रल और लोअर, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेबल बताना है, तो लोअर इंटीग्रेबल -a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, क्या होता है, लोअर इंटीग्रल सुप्रीमम ऑफ लोअर LPF होता है। तो सुप्रीमम तो हम रखेंगे LPF की जो वैल्यू है हमारे पास, LPF का मतलब होता है, ठीक है, स्मॉल एम आई, ठीक है, कैपिटल एम आई हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। तो LPF का मतलब होता है लोअर सम का मतलब अगर हम डेफिनेशन यहाँ पे लगा दे, चलो ठीक है, डेफिनेशन समेशन आई इक्वल टू 1 टू अप टू n, अगर हम n लिख रहे हैं तो चलो ठीक है, आयत इंटरवल है, यहाँ पे r लिख देंगे तो r -1 हो जाएगा, तो r के लिए भी लिख सकते हैं। तो स्मॉल एम आई डेल एक्स आई आ रहा है, आयत इंटरवल आर्थ इंटरवल, स्मॉल r भी ले सकते हैं आप i की जगह। स्मॉल एम आई अगर हम निकाल देंगे तो सुप्रीमम एम आई की वैल्यू कितनी आई है, स्मॉल एम आई की वैल्यू तो आपके पास कांस्टेंट आई है, तो आप समेशन के डेल एक्स आई रखेंगे, आई इक्वल टू 1 टू अप टू n, के तो बाहर है, सुप्रीमम के बाहर आ जाएगा, के कांस्टेंट, क्या बचेगा, समेशन आई इक्वल टू 1 टू अप टू n डेल एक्स आई। अब यह जो समेशन आई इक्वल टू 1 टू अप टू n डेल एक्स आई होता क्या है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं आपको, डेल एक्स आई इक्वल टू होता है हमारे पास डेल x1 प्लस डेल x2 अप टू डेल x3। तो डेल x1 क्या होता है भाई, बड़े में से x1 माइनस एक्स नोट, छोटा माइनस लेंथ होती है, ठीक है, ये x नोट ले लिया, यहाँ पे आ गया x1 में से x नोट माइनस, x2 में से x1 माइनस, x3 में से x2 माइनस, बड़े में से छोटा माइनस, ठीक है, तो xn में से xn माइनस। तो ऐसा अगर आप करते हुए चलते हैं तो आपको क्या मिलता है, x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2 डॉट डॉट डॉट, अगर आप जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, xn माइनस बड़े में से छोटा माइनस। और इसके पहले कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से मिलता है, बड़ा क्या है, xn -1 माइनस xn -2 बड़े में से तो प्लस माइनस xn कैंसिल हो जाता है,
x2 कैंसिल होता है, x1 क्या बचती है, आखिरी वैल्यू याद रखेंगे, xn माइनस एक्स नोट ही जो बचती है, xn माइनस एक्स नोट। तो xn क्या है आपका b और x नोट क्या है आपका a, तो b माइनस a। तो यदि आप इसे लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सुप्रीमम के b माइनस a कहलाएगा। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की सुप्रीमम यानी बड़ी भी वैल्यू कांस्टेंट ही है और छोटी वैल्यू भी कांस्टेंट ही है, इसलिए इसे हम अल्टीमेटली क्या लिख देंगे, इसे हम लोग के ब्रैकेट में b माइनस ए, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे मैं मिटा देता हूं, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड बाय डेफिनेशन, अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन के अनुसार a2 माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो रहा है, a2 माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, हमारे पास अपर सम होता है, उसका इन्फीमम हम लोग लेते हैं। तो इन्फीमम अपर सम की डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है, समेशन कैपिटल एम आई डेल एक्स आई लिया जाता है, आई इक्वल टू 1 टू अप टू एन। इन्फीमम इसकी वैल्यू तो कैपिटल के है, समेशन बाहर आई इक्वल टू 1 टू अप टू एन डेल एक्स आई, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। अभी हम लोगों ने निकाला इन्फीमम के, यह हो जाएगा b माइनस ए। तो कांस्टेंट का इन्फीमम यानी कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो यह हो गया आपका के b माइनस ए। और जैसा हम लोगों ने इसके पहले वाले थ्योरम से लिया कि अपर इंटीग्रल को तो हम लोग a2 माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम ऐसा भी लिख रहे थे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपर सम, या फिर हम इसे मैश ऐसा भी लिख रहे थे कि लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंस टू 0 अपर सम। अगर हम इसके अनुसार भी जाए तो भी हमारी वैल्यू तो यही आएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे अपर सम की डेफिनेशन लिमिट n टेंस टू जी इन्फिनिटी समेशन कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। तो कैपिटल एम आई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, के बाहर हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका समेशन की वैल्यू आई b माइनस ए, और लिमिट कांस्टेंट को लगता नहीं है यानी के b माइनस ए। इस तरीके से हम ऐसे भी ला सकते हैं, प्रूफ लाने के कई तरीके हैं, ये मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, ठीक है, ऐसा किसी बुक में दिया नहीं गया है, लेकिन ये मैंने बाय डेफिनेशन, ये भी तो लिमिट की, ये भी तो हम लोगों ने अपर इंटीग्रल के लिए डेफिनेशन यूज होती है, ये मैंने आपको सॉल्व किया है, ठीक है। अगर मैं लोअर इंटीग्रल देखूँ तो ये डेफिनेशन से ए माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोअर, अगर मैं लोअर सम को इन्फिनिटी लगा रहा हूँ तो यहाँ पर भी इसी तरीके से मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी स्मॉल एम आई डेल एक्स आई। तो स्मॉल एम आई की कांस्टेंट वैल्यू के लिमिट लग जाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन डेल एक्स आई, समेशन डेल एक्स का आंसर b माइनस ए है, यानी लिमिट तो कांस्टेंट को अप्लाई होती नहीं है, b माइनस ए। तो कांस्टेंट में ना लिमिट अप्लाई होती है ना सुप्रीमम और इन्फीमम देखा जा सकता है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन तो कांस्टेंट होता है, उसका इन्फीमम भी कांस्टेंट होता है और उसका सुप्रीमम भी कांस्टेंट ही होता है। तो इन्फीमम और सुप्रीमम, तो चाहे तो हम इस डेफिनेशन का उपयोग करके भी इस तरीके से आंसर इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 ला सकते हैं, और चाहे तो हम इन डेफिनेशन का उपयोग करके भी हमने उसी तरीके से वैल्यू लेकर आई। तो आप जैसा चाहे उस इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स को समझने के बाद हम अपने तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, अगर हम ये एग्जामिनर को समझा देते हैं कि हमें यह प्रश्न इतने अच्छे से समझा है कि हम अपने तरीके से भी बाकी सारी और भी डेफिनेशन का उपयोग करके हम इसे सॉल्व कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे पेपर में। समझ जाएगा एग्जामिनर भैया बंदे को नॉलेज है और ये नॉलेज लेकर ही एग्जामिनेशन में बैठा है। तो इस तरीके से हमारा यह फंक्शन जो था कांस्टेंट फंक्शन या इंटीग्रेबल आ जाता है। क्यों, देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम देखें तो हमें फ्रॉम 1 एंड 2 क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या मिल रहा है हमें, लोअर एंड अपर इंटीग्रल माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल मिल रहा है। इक्वल मिलने का मतलब क्या है, लोअर और अपर इंटीग्रल अगर इक्वल है तो फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है, यानी कि फंक्शन का क्या एग्जिस्ट होगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग कह पाएंगे एफ बिलोंग करेगा रायमन इंटीग्रल को ऑन द इंटरवल ए टू बी, या फिर एफ जो है वो इंटीग्रेबल है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ इज इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल ए टू बी।
तो इस तरीके से बच्चों प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। यह एग्जाम्पल और थ्योरम जो आज के लेक्चर में लिया गया है, आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है, आज का लेक्चर अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।